क्यों भाई, आ गए आप लोग सब? जी सर, स्टार्ट करें। जी सर। बिस्मिल्लाह। जब हम गए थे तो हम इस स्लाइड के ऊपर थे, मैंने आपको अपनी कमजोरी बता दी थी कि मैंने इसको ज्यादा स्टडी नहीं किया। बहरहाल ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब हम आखिर टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, अपने दोस्त की तरफ। तो क्लाइमेट चेंज का तो हम बात कर चुके हैं। क्लाइमेट चेंज जो हो रही है, जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी बड़ी वजह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरी गैसेज हैं, जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है ग्लोबल वार्मिंग से। जितनी ज्यादा होंगी उतनी ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी। ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा होगी, आपके ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, सी लेवल बढ़ेगा, सी लेवल बढ़ेगा, बहुत सारे आपके गायब हो जाएंगे, आइलैंड गायब हो जाएंगे और सैलाब आएंगे। अब आपके सामने है कि सीजन कितने चेंज हो गए। इवन पाकिस्तान का हार्वेस्टिंग सीजन मेरी पिछले 10 साल के अंदर चेंज हुआ है। पहले जो था हार्वेस्टिंग सीजन पाकिस्तान में शुरू होता था 15 मार्च, 15 एंड मार्च से शुरू होता था। गंदम की कटाई यहाँ से शुरू होती थी और केपी में जब गंदम कटती थी जुलाई का महीना होता था। अब आप देख लीजिए हर चीज अर्ली होने लगी है, मई के अंदर गंदम खत्म हो जाती है। ये क्या हो रहा है? ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, आपके सीजनल चेंज हो रहे हैं, आपके फ्रूट चेंज हो रहे हैं। जो आम पहले मई में आ जाया करता था अब जून के अंदर आ रहा है। ये सारी चीजें जो है क्लाइमेट चेंज के साथ हो रही हैं। ठीक है। अच्छा, फॉसिल फ्यूल जो है और डिफॉरेस्टेशन जो है, ये दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। सीएफसी गैसेस जो हम रिलीज करते हैं ना, कार्बो फ्लोरो क्लोरो समथिंग, ये गैसेस होती हैं जी। कार्बन फ्लोरोक्लोरोकार्बन। हाँ, कार्बन फ्लोरो क्लोरोकार्बन। ये जो गैसेस होती हैं जो पहले फ्रिज के अंदर बहुत यूज की जाती थी, एसी के अंदर यूज की जाती थी, ये ओजोन लेयर को डैमेज करती है। जब ओजोन लेयर डैमेज होती है तो उससे क्या होता है कि जो ओजोन लेयर जो रेडिएशन को रोक लेती है, O3 का जो हमारा आइसोटोप है, वो नहीं होगा, एक गैप होगा तो वो डायरेक्ट आती है। और आप चेक करें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त वन ऑफ द मेजर डिजीज इज स्किन कैंसर। अब उनके ऊपर ओजोन लेयर डैमेज है या उनका सन जो उन तक पहुंच रहा है, ये ज्यादातर वो सन में रहते हैं। पूरी दुनिया में अगर आप परसेंटेज निकालें ना स्किन कैंसर की, यू विल फाइंड दैट ऑस्ट्रेलिया इज नंबर 1। तो ये सारी चीजें हैं। एक चीज मैं आपसे पहले भी ये बात कह चुका हूँ, बात रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, नेचर का इंतकाम बड़ा सख्त है। आप दरख्त काटते हो, आपके सॉइल इरोजन हो जाती है, आपके सैलाब आते हैं, आपकी तबाहियां फैल जाती हैं। ठीक है ना? कोई भी चीज अगर आप एक्सेसिव करोगे वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। अगर आप सांप खाना शुरू कर दोगे चाइनीज की तरीके से, चूहे ज्यादा हो जाएंगे, आपकी फसल को तबाह कर देंगे। हर चीज का कौन से नेचर के बैलेंस जो कुदरत ने बनाया है, अब इसको अल्लाह का निजाम कह लें, कुदरत का मतलब एक बैलेंस, नेचर का बैलेंस कह लें। वेन एवर यू डिस्टर्ब दैट बैलेंस यू विल एंड अप इन ट्रबल। ठीक है? ये बात की थी हमने क्लाइमेट चेंज पे। अब ये मैं आपको बता दूं, ये मैंने तस्वीर उठाई है एक वेबसाइट से। ये बता रही है कि मॉयर ग्लेशियर है अलास्का के अंदर। पहली तस्वीर जो लेफ्ट के ऊपर है, ये है अगस्त 13, 1941। और दूसरी तस्वीर 60-65 साल बाद ली गई है कि वो ग्लेशियर जो था मेल्ट होकर रिवर में कन्वर्ट। और इसका रीजन जाहिर है कि एल गोर या दूसरे लोग जो सारे जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो यही देते हैं कि भाई ग्लोबल वार्मिंग जो है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, आइस मेल्ट हो रही है, बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए, उनमें होल्स बन रहे हैं। मेरे पास एक इसकी प्रेजेंटेशन मैंने आपके लिए बनाई हुई, मैं इससे कहूंगा, मैं इसको एनवायरमेंट करूंगा। तो अभी मैं इसको सरसरी से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये एक और तस्वीर है क्लाइमेट चेंज की। क्या था? अब आप देखिए कि सॉलिड ग्लेशियर जो है वो टूट के अब आपको पानी के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है ना? अगर आप अलास्का जाएं और दूसरी जगह जाएं, यू विल फाइंड नॉर्थ पोल के ऊपर भी आपको जो है गैप्स नजर आएंगे बड़े बड़े ग्लेशियर के अंदर, जो मेल्ट होने शुरू हो गए। और इन सब का रीजन जो है। अच्छा, अब लास्ट टॉपिक जो है आज का मेरा, वो है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अब बात ये है कि जी कार्बन डाइऑक्साइड जो मैंने शुरू में बात की थी कि जब आप फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी। ठीक है ना? कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉन्सिक्वेंसेस हम देख चुके हैं। ठीक है ना? अब दो चीजें से डिबेट पैदा होती हैं कि अब हम जो है कार्बन को बंद करने चले जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल को बंद करने चले जा रहे हैं।
ये हम जो ईवी लेके आ रहे हैं या ऑल्टरनेट एनर्जी लेके आ रहे हैं या विंड से एनर्जी लेके आ रहे हैं या हम वेव एनर्जी लेके आ रहे हैं, क्या ये सब चीज़ें फॉसिल फ्यूल यूज़ ना करने के बावजूद क्या हमारी ये चीज़ें जो हैं हमें बचा लेंगी? कॉन्सिक्वेंसेज़ क्या होंगे? ठीक है? ये एक बहुत बड़ी डिबेट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको हैंडल कैसे करें? इसके 3 तरीके हैं। पहली बात तो जब हमने अभी पहले भी सेक्शन में बात की थी, वो क्या बात थी हमारी कि जी हम दरख्त लगाएँ। दरख्तों का फ़ॉर्मूला मैंने सिंपल आपको बता दिया कि 10 दरख्त जो है 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को खा जाएँगे। खाने से मुराद ये है कि वो उसको प्रोसेस करेगा और उसको कार्बन को अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। कार्बन जो है ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देगा। कार्बन जो है फिर वो जो आपका जानवर हैं, जब वो जानवर वो उन पत्तों के अंदर होगी, उन दरख्तों के अंदर होगी, वो कार्बन जब कभी आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद वो दरख्त कटेगा, वो जलेगा, उससे दोबारा कार्बन रिलीज़ होगी। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी होगा कि दरख्त के पत्तों को जानवर भी खाते हैं, घास को जो एब्ज़ॉर्ब करती है उसको का जानवर भी खाते हैं, ग्रेज़िंग करते हैं। तो वो कार्बन जो है उनके जिस्म के अंदर जारी होती है। वो जब कार्बन का लेवल उसमें अगर बढ़ जाएगा तो उनका मीट जब आप इस्तेमाल करेंगे व्हाट विल बी द इफेक्ट? नोबडी नोज़। अभी तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि दरख्त लगाओ ये हो जाएगा, लेकिन जितनी भी कार्बन की चीज़ें अगर कंसंट्रेशन हम बढ़ाते चले जाएँगे पौधों के अंदर, घास के अंदर सब्जियों के अंदर, जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं ज़ाहिर है कि हर सब्ज़ी जो है, कोई सब्ज़ी ऐसी नहीं जिसके साथ ग्रीनरी ना हो। ग्रीनरी होती तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्ज़ॉर्ब करेगी, कार्बन को अपने अंदर ले लेगी तो जब आप सर्टेन ये काम करते चले जाएँगे, तो इनकी कार्बन की कंसंट्रेशन आप गाय जो है क्या खा रही है? चारा खा रही है ना, चारा कोई ब्राउन तो नहीं है ना, ग्रीन है ना? तो भाई गलत कह रहा हूँ मैं आप लोग में से जो जिनका ताल्लुक गाँव देहात से वो ज़्यादा समझते हैं ना इस चीज़ को। गाय, जी सर, भैंसें ये सारा खाती तो सारा का सारा ग्रीन होता है ना। जी सर सही कह अब रहे वो हैं आप। ग्रीन के अंदर कार्बन का लेवल जी आप जी। कह रहे हैं कि बढ़ता चला जाएगा। अच्छा वो जब जाएगा गाय उसको एब्ज़ॉर्ब करेगी, तो वो कार्बन ज़रूरी नहीं है कि वो कार्बन जो उसके जो गोबर वो पास ऑन करेगी, जो उसका जो वो होगा उसमें सारी चली जाएगी। कुछ कार्बन उसके गोश्त में भी एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। वो जब आएगी मार्केट के अंदर कट के वो गोश्त मैं और आप खाएँगे, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ दैट कार्बन ऑन आवर बॉडीज़? ये अभी एक बड़ा ओपन क्वेश्चन है, इसके ऊपर अभी कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है? अब 3 मेथड आ रहे हैं दुनिया के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, एक तो हमने बात की है कि जी इसको हम एयर में रिलीज़ कर दें, ठीक है? एयर में रिलीज़ कर देंगे तो एयर में रिलीज़ करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड के अब फ़िल्टर लगाए जा रहे हैं, प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करके और इसको कार्बन को सेपरेट कर लें, ऑक्सीजन को अलग कर लें। कार्बन जो बचेगी, उसकी एक स्टोरेज सीसीएस कहलाता है कार्बन कार्बन कुछ है, मैं भूल रहा हूँ उसका एब्रिविएशन एस से स्टोरेज आता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को एग्ज़ॉस्ट करने से पहले जो प्लांट लगाएँ, उसमें एक इक्विपमेंट लगाएँ, वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करे, उससे कार्बन अलग करे, ऑक्सीजन अलग करे। ऑक्सीजन अगर हवा में जाएगी तो आपका फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। कार्बन जो जमा हो जाएगी नाउ यू हैव टू फाइंड अ यूज ऑफ दैट कार्बन। अब इसके ऊपर बात हो रही है कि जी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आप प्लांट्स के ऊपर लगा देंगे, चिमनीज के ऊपर लगा देंगे, उन चीजों से जो कार्बन जनरेट होगी, अब क्वांटम आप देख रहे हैं, पिछली प्रेजेंटेशन में मैं आपको बता चुका हूँ, मुझे ज़बानी याद नहीं है कि कौन कितने मिलियन टन कितने मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड फेंक रहा है। उस सारी को या उसकी एक सर्टेन परसेंटेज को भी एक प्रोसेस करेंगे, तो उससे जो कार्बन बन के आएगी, वी हैव टू फाइंड अ यूज़ ऑफ दैट कार्बन। आप कैसे करें? अच्छा कुछ साइंटिस्ट ने ये प्रपोज़ किया है कि दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी जगह हैं कि जहाँ दरारें हैं, आप क्रैक्स हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाके जो केव्स हैं, पुराने बने हुए जिसके अंदर कोई नहीं जाता, अगर आप उसके अंदर डाल दें, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम नेचर अपना रोल प्ले करेगी, अंडरग्राउंड स्टोरेज में वो पड़ा रहेगा और वो किसी तरीके से डाइल्यूट होते, होते, होते वो खत्म हो जाएगा। ये एक
बड़ा एक ओपन सब्जेक्ट है, अभी इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है, लेकिन ये बात एक चल, ठीक है ना, आप इस तरीके से कार्बन को कम कर सकते हैं। मैंने अभी आपसे बात की ना कि एक तो एक आप अपने स्टैक के ऊपर एक इक्विपमेंट लगा दें जो कार्बन की इमिशन को सेपरेट करे, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को अलग कर दे, ऑक्सीजन को कन्वर्ट। दूसरा तरीका ये कि एज इट इज कार्बन डाइऑक्साइड को आप लिक्विफाई कर लें, जो आपके एनवायरनमेंट में जा रही है, आप उसको कार्बन डाइऑक्साइड को करेक्ट करें, जिस तरह आप नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को लिक्विफाई करते हैं, आप इसको ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड बना लें। ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड बनती है अभी भी, ड्राई आइस जिसको हम कहते हैं, उसको टेम्परेचर पे ले जाएं, वो ड्राई आइस अभी तो यूज हो रही है एक ही इंडस्ट्री में, वो टोबैको इंडस्ट्री इसको बहुत यूज करती है। टोबैको इंडस्ट्री और दूसरे ये जो आपके वैक्सीन वगैरह है ना, इनके टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए ड्राई आइस को यूज किया जाता है। अच्छा, ड्राई आइस आप जितनी ज्यादा बना लेंगे, लेकिन उसका भी एक सर्टेन लिमिटेड यूज है ना, उससे ज्यादा तो आप यूज नहीं कर सकते, क्या करेंगे? तो व्हाट दे आर प्रपोजिंग कि जी आप ड्राई आइस बनाएं और ऐसे अंडरग्राउंड स्टोरेजेस, ऐसे अंडरग्राउंड टैंक, जो केव्स बने हुए हैं कि जहाँ के टेम्परेचर जो है ड्राई आइस को ड्राई आइस रखेगा, आप बना के वहां पे डालते हैं। 10 साल 20 साल के बाद थोड़ा थोड़ा अगर वो मेल्ट होकर दोबारा एनवायरनमेंट में जाएगी। इन द मीन टाइम आपको मौका मिल जाएगा कि आप दूसरी मेजर जो ले रहे हैं, यानी स्टैक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करके, इक्विपमेंट इन्वेस्ट करके उसको कर लें। दूसरे ये कि आप दरख्त लगा के उसको कर लें। इन द मीन टाइम ये जो अंडरग्राउंड स्टोरेज में आपने डाल दिया और ये आपने खत्म कर दिया। ठीक है? एक ये मेथड की बातें कर रही है दुनिया। दूसरा मेथड जो आजकल दुनिया बात कर रही है, वो ये कर रही है कि ओशियन के अंदर जितना आप नीचे जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है, सरफेस के ऊपर टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आइदर इन द फॉर्म ऑफ ड्राई आइस और इन द फॉर्म ऑफ कार्बन गैस, ठीक है ना, आप उसको ले जाएं, लिक्विड फॉर्म के अंदर आप ले जाएं, जहाज के ऊपर स्टोर करके ले जाएं, और लंबे पाइप से आप 300 मीटर, 500 मीटर, 700 मीटर, 1000 मीटर नीचे करके उस सारी कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्चार्ज करते हैं। तो समंदर इतना बड़ा है कि वो उस चीज को अकोमोडेट कर लेगा, और आपका जो फ्लोरा फौना है समंदर का, मेरीन लाइफ जो है, वो इतनी ज्यादा इफेक्ट नहीं होगी। आप इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है? इसी की एक सब ब्रांच है, वो बात कर रहे हैं कि जी आप यही काम आप जो है, जैसे कि मैंने शुरू के अंदर बात की थी, कि आप जिस तरह हीट को ओशियन में डाल सकते हैं, हीट को आप घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टीम जो बची हुई है, जो कि अब प्लांट के काम की नहीं रहती, उस स्टीम को आपके नजदीक अगर कोई रिवर है या कोई लेक है, तो उसके अंदर आप डाल दें। लेकिन उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो मरीन लाइफ को किस तरह इफेक्ट कर रही है, ऑक्सीजन लेवल को किस तरह इफेक्ट कर रही है। यही थ्योरी यहाँ पे भी आ रही है कि ओशियन जो कि बहुत बड़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड को या कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड को वो हैंडल कर लेगा। क्या रिवर्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हैंडल कर सकते हैं? क्या रिवर के अंदर जो लाइफ है, मछलियां हैं और दूसरी लाइफ हैं, क्या वो सरवाइव करेंगी? क्या जो रिवर के अंदर और चीजें होती हैं, बीओडी, सीओडी, वो सरवाइव करेंगी? ये एक सवाल है। तीसरा सवाल, सबसे जो तरीका है और जो आखिरी मेरा टॉपिक है आज का, वो है सॉलिड स्टोरेज। कि आपने ऊपर जो मैंने बताया कि स्टैक से आपने कर लिया, आपने सेपरेट कर लिया। नाउ अगर उस कार्बन का आपने कोई इंडस्ट्रियल यूज नहीं निकाला, तो आपको कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करना पड़ेगा। उस स्टोरेज के लिए क्या किया जाए? तो ये अभी बड़े तीनों चीजें जो मैंने आपको बताई कार्बन सेक्वेस्ट्रेशन की, ये ओपन फील्ड है, इसके अंदर अभी रिसर्च चल रही है, अभी तक कोई चीज डेफिनेट नहीं है, और ये चीजें चलती रहेंगी। बस आज मुझे आपसे यही बात करनी थी। आज मेरा प्रेजेंटेशन ये खत्म हो गई है। अब आप ऐसे ही परेशान हो रहे थे कि जी नमाज को देर करा दिया आपने। अगर आपके कोई सवाल आते हैं तो बताएं, और अगर नहीं है सवाल तो मैं आपको खुदा हाफिज कहूँ, कि आप लोग तो एग्जॉस्ट कर लेते हो, ये बगैर पैसों के पढ़ाना जो है ना, आपको बहुत भारी पड़ रहा है। जी जनाब, मॉनिटर साहब। नहीं सर, क्लियर है अल्हम्दुलिल्लाह।
हाँ, आप जान छुड़ाने के लिए तुमसे कहोगे सर सब बिल्कुल समझ में आ गया है। नहीं सर, मैं ऐसी बिल्कुल बात आपने डिस्कस बोल के होनी चला चाहिए दिया, सर, जिस तरह वो नहीं है तावीज, होनी पीर चाहिए फकीर सर। तावीज देते हैं ना कि बच्चे को बुखार है, जाओ ये मैं तावीज दे रहा हूँ, पानी में घोरो उसको पिलाओ, बुखार उतर जाएगा इसका। या नहीं वो सर, क्वेश्चन होता तो आपसे पूछ लेते हैं सर। हाँ, अगर वो एक वो होता है सर ना महबूब आपके कदमों में, अभी मैं देख रहा था कि अब तो वो एक साहब हैं को इन्होंने व्हाट्सएप पे और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे वो दे रहे हैं अपनी तस्वीर के साथ कि ये जो मैं बता रहा हूँ ये अमल कर लो और इसको 21 दफा पढ़ लो तो महबूब आपके कदमों में। अब मॉडर्न हो गया ना, पहले महबूब जो था रेलवे लाइन की ट्रैक के पास नाम लिखा होता था कि फलाने बाबा के पास जाओगे तो महबूब आपके कदम में है। अब आपको सोशल मीडिया पे मिल जाता है महबूब कदमों में लाने के लिए। मैंने तो ऐसा कोई तावीज नहीं दिया तुम्हें कि तुम्हें सर जी सर एक क्वेश्चन है सर। जी जनाब। हेलो। हाँ अच्छा ऐसा सर, जो बोलो। आपने कहा है कि एक प्रोसेस से जो है ना, जी सर, के प्रोसेस से हम कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को अलहदा करके ऑक्सीजन को अलहदा करें, देन कार्बन को जो है ना हम इस तरह यूटिलाइज करें। तो जितनी भी ये ट्रिक्स हमने जो है ना अभी पढ़ी, इसमें कोई एक सर इसमें हो सकता है कोई प्रैक्टिकेबल हो, किसी पे अभी तक सर वर्क हुआ है अभी तक? जैसे वो माउंटेन के क्रैक्स का हमने कहा, ड्राई आइस का जो हमने जिक्र किया, जैसे वो पोलियो की वैक्सीन के लिए भी ड्राई आइस हम यूज करते हैं ना सर। जी जी तो इसमें सर किस वजह पे अभी तक वर्क हुआ है, प्रैक्टिकेबल कोई देखिए काम इस ये पे हुआ? हाँ, बिल्कुल वर्क किस चीज में हुआ है कि ऐसे इक्विपमेंट बन गए हैं कि जो देखें वो बने क्यों हैं कि जैसे मैंने अभी आपको अमेरिका की मिसाल दी ना कि अमेरिका का 1960 में जो स्टैंडर्ड था मीथे उसका हाइड्रोकार्बन इमिशन का, नाइट्रोजन की इमिशन का, कार्बन मोनोऑक्साइड की इमिशन का, वो कुछ और था। 50 साल में उन्होंने उसको 50 टाइम्स लेस कर दिया, यानी 50 से वो एक पे ले आए। ठीक है ना। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है ना टेक्नोलॉजी के अंदर कि जब बर्निंग हो के एग्जॉस्ट निकले तो उसके अंदर कम से कम हो। अब ये जो टेक्नोलॉजी वो बात कर रहे हैं कि आप हवा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ सकते, या अगर छोड़ेंगे तो आपकी फर्ज करें आपकी फैक्ट्री 100 केजी कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तो आपको कह रहे हैं कि जी आप ऐसे इक्विपमेंट लगाएं स्टैक के ऊपर कि जो 90 को रोक ले और सिर्फ आप 10 छोड़े एनवायरनमेंट के अंदर, तो आपका लोड जो है 10% रह जाएगा। तो 90% को प्रोसेस करके, ये प्रोसेस तो अवेलेबल है कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करके कार्बन को आपने सेपरेट कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को आपने अलग कर लिया। नाउ अगेन इश्यू इज कार्बन जो है, एक मिनट जुल्फकार जरा मैं इनकी बात का जवाब दे लूं फिर आपका सवाल लेता हूँ। कार्बन को मैं क्या करूंगा? कार्बन का मेरे पास या तो कोई यूज होना चाहिए कि भाई ये जो टायर बनते हैं मैं इसमें लगा दूं, मिसाल दे रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता कि क्या यूज करें। या ये कि मेरे पास एक स्टोरेज होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बात की ना कि वो जितनी भी कार्बन हमने सॉलिड जमा किए है उसको ले जाएं ऐसे टेरेन के अंदर, जो केव्स हैं, जो क्रैक्स हैं अर्थ के, उसके अंदर सॉलिड कार्बन को हम डाल दें। भाई अगर कोयले को आप देखें तो कोयला क्या है, अच्छा वाला कोयला जो होता है जिसको हम एंथ्रासाइट कहते हैं, उसके अंदर 66% कार्बन है या नहीं है? जी जी लेकिन सर। जब मैं उसको जलाऊंगा तो सिर्फ कार्बन ही जलेगी, उसके साथ साथ जो चीजें नॉन कंबस्टेबल होंगी, आयरन होगा और जो मिनरल्स उसके अंदर होंगे, सिलिका होगा, कैल्शियम होगा, वो सारे के सारे रह जाएंगे ना, वो ऐश के अंदर आ जाएंगे। अब मैं जी कार्बन सर। डाइऑक्साइड से बैकवर्क करके मैंने कार्बन डाइऑक्साइड को रिवर्स कर दिया, C+O2 CO2 को मैंने तोड़ दिया, उस बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन को दोबारा रिवर्सेबल कर दिया। ये जो मैंने आपको फार्मूला दिखाया था ना, जी सर। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये जो है ना, ये तो कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का सीधा फार्मूला है C+O2 CO2। ठीक है ना। ये नॉन रिवर्सेबल होता है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, आप कार्बन जली, उसने एनवायरनमेंट को हीट नहीं चला गया। इसको नॉन रिवर्सेबल करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि आप इसको तोड़ें, इस बॉन्ड को तोड़ें, CO2 जो बॉन्ड बना हुआ है इसको तोड़ें ताकि कार्बन अलग हो जाए, ऑक्सीजन हो जाए। तो कार्बन जो सॉलिड फॉर्म में आपके पास आएगी, यू हैव टू फाइंड अ यूज। अब उसका तरीका ये हो सकता है कि आप उसको कॉम्पैक्ट करके कार्बन के केक बना लें। उस केक का क्या इस्तेमाल होगा? मैंने कार्बन का एक केक बना लिया,
जैसे बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जिसके अंदर सल्फर निकल के आती है, सल्फर के केक बन जाते हैं। नाउ वी हैव गॉट यूज फॉर सल्फर। उस सल्फर को हम यूज कर सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में। सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री की एक रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री प्रोसेस के अंदर यूज होता है। लेकिन कार्बन से ऐसी कौन सी चीज हम बनाएं, ये अब इसके ऊपर डिबेट हो रही है, रिसर्च हो रही है। एक तो ये जो मैंने आपको बताया ना कि इसको कार्बन को, ड्राई कार्बन को सॉलिड फॉर्म में, ग्रेन्युअल्स की फॉर्म में या केक की फॉर्म में ले जाओ और जमीन में दबा दो, या ऐसी ये भी सर करो। हम बर्ड भी उसको कर सकते हैं ना सर, एग्जैक्टली। तो बर्न करोगे तो फिर CO2 बन जाएगी ना मेरी जान। आपने एनर्जी नहीं कट तो की। सर इसको हम जमीन जमीन के अंदर भी दफना सकते हैं ना सर, यही मैं बात कह रहा हूँ ना, लैंड केव फिलिंग में हो सकती है। अब आप केव में दफना दें, कहीं भी दफना दें, ये चीजें तो है ना। अच्छा ये तो एक सर यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, जी। हम कार्बन कार्बन को हम जो है ना कहीं छुपाने की और खत्म करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हम जो है ना कोयले को भी साथ साथ में जला रहे हैं सर, और हमें लेकिन वही कोयला चाहिए होता है जिसका 6 कार्बन ज्यादा हो। आप बिल्कुल कह रहे हैं। देखिए, लेकिन दुनिया में अब ये चीज तो आई है ना, जैसे मैंने आपको चाइना की मिसाल दी कि चाइना ने कोल पावर पे किया, इंडिया अभी भी कोल पावर पे कर रहा है। दे आर नॉट रियलाइजिंग द लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट। लॉन्ग टर्म है, चाइना ने रियलाइज कर लिया। दे आर ग्रेजुअली रिड्यूसिंग, काफी उन्होंने बंद कर दिए पावर प्लांट जो कोल बेस्ड थे, क्योंकि उसका हेल्थ, पॉपुलेशन की हेल्थ पे जो इम्पैक्ट आता है, दैट इज वेरी सीरियस ना। तो वो उसको कम करते चले जा रहे हैं। और ये तो बात तय है कि जो कोल पे एनर्जी 1960 में बन रही थी, आज उससे कम हो गई है। अमेरिका अभी भी बना रहा है, चाइना अभी भी बना रहा है, इंडिया अभी भी बना रहा है, लेकिन वो परसेंटेज नहीं रही है जो थी। जब हम बात करेंगे ना आगे न्यूक्लियर एनर्जी की, न्यूक्लियर एनर्जी इज ए क्लीन एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज ए क्लीन एनर्जी, विंड हो गई, सोलर हो गई, तो वेव सर एनर्जी हो ये गई। क्यों, तो सर हम क्यों ऐसे न करें, तो सर यहाँ पे वही बात है कि फिर हम नेचर को कंफ्लिक्ट ही ना करें। वो मौलाना वहीदुद्दीन साहब की बात तो फिर ठीक है ना सर, कि नेचर के साथ जब कंफ्लिक्ट करेंगे तो ये तो होगा सर। क्यों ना हम ये इसका यूज ही कम करें फॉसिल फ्यूल का। यही तो है, दुनिया यही तो कह रही है कि फॉसिल फ्यूल का यूज कम करो, नेचर के साथ पंगा मत लो। अभी किसी ने हाथ उठाया था जब मैं ऐसन से बात कर रहा था, ये सर सवाल था मैंने किसी साहब हाथ का। उठाया था। जी सर। जी बोले। सर मैं यही पूछना चाह रहा था कि इतना कार्बन मतलब प्रोड्यूस करने वाले टॉप पे एक तो चाइना है, और इसके उसके बाद फिर यूएसए है। तो वर्ल्ड लेवल पे ऐसा कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि उनके ऊपर पाबंदी लगाया जाए? या इसके देखो अलावा पापा। एक और क्वेश्चन ये भी है सर, उन्होंने उनके पास कोई और टेक्नोलॉजी है जो मतलब कार्बन को जो है वो रिड्यूस करे? देखिए, ये लेवल तो आज से बात नहीं हो रही, 1990 से ये बात हो रही है। और मैंने किसी को कहा भी था कि क्योटो प्रोटोकॉल 95 में, जापान का एक शहर है क्योटो, वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें ये बड़ी डिबेट हुई थी कि ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी जो बातें हमने आज की हैं, और हमें कार्बन लेवल जी। कम करने चाहिए। सबने साइन कर दिया, अमेरिका ने उस पर साइन नहीं किया। उन्होंने अपने वही लेवल रखे, वो दायरे के वो इंडस्ट्रियलाइज कर। अब जाके इतना सोशल प्रेशर पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे भी एनवायरनमेंट के लिए आगे आ रहे हैं, और दूसरी मूवमेंट चल रही है, तो अब जाके वो थोड़ा उन्होंने कुछ प्लान देने शुरू किए हैं। अब बीच में उनका एक पागल आ गया था, ट्रम्प कहता था कि जी हमें तो कुछ दिलचस्पी नहीं किसी चीज से, जो तुम कर रहे हो करो, हम तो अपना काम करते रहेंगे। लेकिन अब जो ये एडमिनिस्ट्रेशन आई है, ये इस मामले में सीरियस है और वो इसकी बात कर रहे हैं। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, टेक्नोलॉजी मौजूद है। टेक्नोलॉजी ऐसी बन गई है कि अगर आप स्टैक पे लगा दें तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोसेस करके कार्बन अलग कर देगा, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में छोड़ देगा। लेकिन अभी जो हम बात करें ना कार्बन, उस कार्बन का क्या यूज है, अभी तक ऐसा कोई मैंने पढ़ा नहीं है कहीं कि उस कार्बन का कोई ऐसा साफ सुथरा यूज निकल आया हो जो कि दोबारा एनवायरनमेंट को पॉल्यूट न करे। तो ये एक होता है ना कि मल्टी प्रोंग अप्रोच लेनी पड़ेगी। नंबर वन, कि आप फॉसिल फ्यूल की अपनी कंजम्पशन कम करें, क्लीन एनर्जी के ऊपर आप जाएं,
इमिशंस को आप अपने कंट्रोल करें, कार्बन डाइऑक्साइड के आप कंट्रोल करें, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज ना करें, उसको आप प्रोसेस करके कार्बन उसमें डिवाइड करते हैं, और फिर वक्त के साथ साथ ऐसी टेक्नोलॉजी आई जाएगी जो उस कार्बन का भी कोई ना कोई इस्तेमाल निकाल ले। भाई अभी 2 आदमियों ने हाथ उठाए थे, एक असकानी साहब थे, एक कोई और था। प्लीज असकानी साहब, आपका क्या सवाल है? सर मेरा थोड़ा सा हो सकता है टॉपिक से आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन ये है कि मेरे जहन में क्वेश्चन आया है। जैसे ये इंडियन है अपने ये मुर्दों को जलाते हैं, इससे भी ये जो इनका पोल्यूशन का इम्पैक्ट बढ़ता है, इसमें भी जिनकी हड्डियां जलती हैं, लकड़ियां जलती हैं, इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन अच्छी खासी होती होगी, और ह्यूमन हेल्थ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखें, वो तो आज से तो नहीं जला रहे हैं मुर्दे, कब से जला रहे हैं वो, ठीक है ना। और उनकी आबादी अगर 1.3 बिलियन है, उसका 80-90% अगर हिंदू हैं, तो एवरेज डेथ कितनी होती है दिन में? 20,000 25,000, इससे ज्यादा लोग तो नहीं मरते होंगे ना पूरे इंडिया के अंदर, जो जिनको जलाया जाता है, कुछ को दफनाया जाता है। अभी तो पेंडेमिक में ये हुआ है ना कि वो लकड़ियां शॉर्ट हो गई, लकड़ियां इतनी महंगी हो गई कि उनके जो पंडितों ने फतवा दिया कि भाई जमीन में दबा दो, जिस तरह मुसलमान तदफीन करते हैं उस तरह कर दो, जलाना कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ये तो एक मिथ है ना कि जिसके अंदर के ये आग जल के वो गुनाह कम हो जाएंगे ना। मैं उस डिबेट में, मजहबी डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन कंपेयर टू, अगर आप 1,40,000 मेगावाट इंडिया अगर बिजली कोल पे बना रहा है, और उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड बन के आ रही है, उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है, उसके मुकाबले में 20,000 डेड बॉडीज को अगर आप जला देंगे, तो आई थिंक कि उसका लोड जो होगा ना, कार्बन का लोड जो होगा, बड़ा ही एक नॉमिनल सा लोड है, ठीक है, कंपेयर टू व्हाट कोल बर्निंग जो आप कर रहे हैं, और जितनी गाड़ियां आप जला रहे हैं उससे जो इमिशन कर रहे हैं, उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड। एक साहब ने और भी कोई उठाया था, उनका नाम मुझे नजर नहीं आया था असकानी साहब के अलावा। जी सर, हसान अहमद कुरैशी। जी हसान। सर एक मेरा पर्सपेक्टिव है, पॉइंट ऑफ व्यू, हो सकता है बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक ना करें, इस पे ऐसा भी सुनने को मुझे मिला है कि मतलब ये थोड़ी सी जो है वो कह लेंगे डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। बट सर हम अपने तौर पे पूरी कोशिश करें कि हम जिस हद तक सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा सकते हैं या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हम ह्यूमन रेस के लिए जो है वो बेहतरी लेके आ सकें कि इनका सर्वाइवल सस्टेनेबल हो या बेहतर हो। लेकिन सर एक जो कह लें कि एक जो ट्रूथ है, उस दुनिया ने खत्म होना है अल्टीमेटली। जी। तो सर ये उसी की कह लें कि एक कह लें कि पै दर पै जो है वो एक हम मराहिल तय कर रहे हैं कि जिस तरह से हम अपनी रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं और उसके अलावा पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट्स हैं। तो सर ये एक यानी स्टेप बाय स्टेप हम उसी तरफ जा रहे हैं। अल्टीमेटली हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, बट इसका एंड जो है वो हम सबको पता है कि क्या होना है। अगर प्रोबेबली 10 साल 20 साल या 50 साल 100 साल हम शायद सस्टेनेबल गुजार लें आगे, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो चीज़ें ख़त्म होनी है। अगर ये चीज़ें सही हो जाएंगी तो फिर दुनिया ख़त्म कैसे होगी? तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हम कोशिश करना छोड़ दें, कोशिश अपने तौर पे करते रहें क्योंकि हर किसी को अपना किरदार अदा करना है, लेकिन साथ में ये बात भी ध्यान में रखें कि इसको एक लेवल तक ही जाके जो है वो हम किसी तरह से मेंटेन कर सकते हैं या सस्टेनेबिलिटी को अवेल कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली इसने खत्म ही होना है कहीं ना कहीं जाके। देखिए हसन, आपकी जो बात है, वैसे तो मुसलमान के हमारा ये अकीदा है कि एक दिन रोज डे ऑफ जजमेंट होगा, जो हम मुख्तलिफ आयात के अंदर हम पढ़ते हैं कि जमीन कांपेगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो दिन तो आना है। ये हमारे ईमान का हिस्सा है, ठीक है ना, इससे हम कोई भी इनकार नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि वो कब आएगा वो दिन, ना आपको पता है ना मुझे पता है, ठीक है ना। जिस तरह अल्लाह ताला कहते हैं ना कि रूह क्या है, रूह अमरे रब्बी है, तुम नहीं जान सकते इस चीज को। यही बात इसकी है कि कयामत का दिन आनी है, लेकिन कयामत का दिन मुअय्यन है, लेकिन मुझे आपको ये बात नहीं पता। तो बात ये है कि जैसे आपने बात कही कि हमारे इख्तियार में ये है कि हम जितनी कोशिश कर सकें, अपना हर एक को एक रोल प्ले करना है, अपने हिस्से का गुड़ डालना है। जो खीर बन रही है ना, उसमें अपने हिस्से का हमने गुड़ डालना है। वो अहमद फराज ने कहा है ना कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। देखिए, अगर हम गिला करते रहेंगे जी चाइना ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, मैं तो बेबस हूँ, मैं
चाइना को रोक नहीं सकता। मैं अपनी जात से जो मैं पॉल्यूशन, पर्सनल पॉल्यूशन, जो मैंने आपको पहले लेक्चरों में बताया था कि 68% मेरे कंट्रोल में नहीं, 32% मेरे कंट्रोल में। तो मैं उस 32% में अगर मैंने 32% की जगह मैंने 12% की या 12% बचत कर ली 20% की, तो मैंने अपना एक रोल प्ले कर दिया। हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव इसके कि कौन क्या कर रहा है। हमें इससे गरज नहीं होनी चाहिए कि किसने क्या किया, हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए। जी, 2 हज़रात के हाथ उठे में नाम नजर नहीं आ रहे मुझे। सर एक ये थी सर, एक बात ये भी थी कि गवर्नमेंट हमारे सिर्फ जितने एफर्ट करेगी ना सर आगे ये सस्टेनेबल एनवायरनमेंट सस्टेनेबल पे, तो सर क्यों ना ऐसे भी करे गवर्नमेंट कि भाई ये जितनी भी प्राइवेटाइज कंपनियां जो है ना एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, अब जैसे हम अगर कार्बन की जस्ट इंडिविजुअली बात करें सर, तो ऐसे क्यों ना करे सर कि कुछ पर्सन का जो है ना इनको रिलीफ मिले जिसपे जो है ना गवर्नमेंट अपने वर्क करे, यानी इसको सस्टेनेबल रखने के लिए। और सर इन पे एक ऐसे इदारे चैलेंज के लिए हो, न कि वो सीपा की तरह हो, कोई ऐसे सर खुद मुख्तार इदारे हो जो इन पे चेक एंड बैलेंस रखे और इन्होंने अपने सिस्टम जो है ना फिल्ट्रेट के रखे हो, और जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर 80% उनको इजाजत दे या जितना भी दे कि 80% आपने जो है ना इसकी गौर फिक्र कर ली, और 20% जो ये एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं उसको जो है ना गवर्नमेंट उसकी जो है ना वो केयर रखेगी। तो इस तरह सर हम नहीं कर सकते कि हर एक प्राइवेटाइज कंपनी को जो भी जो है ना एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है, लेट सपोज अगर हम कार्बन की बात करें, फॉसिल फ्यूल जो चला रहे हैं, तो इनको सर हम इन पे इस तरह इदारे चेक एंड बैलेंस के लिए रखे और वो उस पर प्रैक्टिकली जो है ना अमल भी हो सके, और वो उसकी खुद जवाब दे सर, वो प्राइवेटाइज कंपनी यानी इंडिविजुअली सर वो खुद जवाब दे उस चीज की, और उस चीज पे जो है ना चेक एंड बैलेंस ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से रखा जाए। तो इस तरह भी सर हम बहुत सारे एनवायरनमेंट को जो है ना पोल्यूशन से बचा सकते हैं और एक बेहतर सिस्टम आ सकता है हमारी कंट्री में। देखो ऐसा बात ये है कि जो ये बात कीजिए अपने नेशनल कैरेक्टर की। मैं अभी इनसे बात कर रहा था पीएचडी करने वालों से, सोशल साइंसेस के लोगों से। उन्होंने मुझे बुलाया था, एक सेमिनार किया था, उसमें कहते हैं कि जी आप आगे बात करें कि रिसर्च के अंदर एथिक्स जो है उस पर बात करें। तो मैंने उनसे सिर्फ एक सिंपल सी बात कही कि भाई अगर आपकी ज़िंदगी में अपनी अखलाकियात नहीं होंगी, अपने कोई मोरल्स नहीं होंगे, अपनी चीज़ें नहीं होंगी, तो आप रिसर्च, भाई जो आप इंसान के तौर पे हैं, एज ए रिसर्च भी आप वही हैं ना। अगर मैं एज एन इंसान चोर हूँ, एज ए इंसान में बेईमान हूँ, एज ए इंसान में झूठा हूँ, तो मेरी रिसर्च भी झूठी होगी, मेरा काम भी झूठा होगा, मेरी हर चीज़ झूठी होगी। अब ये बात हर चीज की तवक्को करना गवर्नमेंट से, ये देखो गवर्नमेंट का जो काम होता है रजिस्ट्रेशन करके इम्प्लीमेंट कर दिया। लेकिन अगर सीपा हो गई या जो नेशनल ईपीए है वो हो गई, ये सारे लोग अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। क्या वजह है कि अमेरिका की प्रोविंशियल ईपीए या फेडरल ईपीए से इंडस्ट्रियलिस्ट कांपता है? क्या उनको आपके ख्याल में रिश्वत ऑफर नहीं की जाती होगी? क्या उनको टेम्पटेशन नहीं होती होंगी, दी जाती होंगी? लेकिन एक नेशनल कैरेक्टर होता है। हमारा नेशनल कैरेक्टर उस तरह का नहीं है कि जिसमें हम ये बातें तवक्का करें। देखिए, जहां तक आपने बात की ना कार्बन की, कार्बन क्रेडिट वर्ल्ड बैंक दे रहा है। मिसाल के तौर पे जैसे कि हमारे जो करके चले गए ना हमारे साथ, कि जितने पावर प्लांट है फर्नेस ऑयल के या गैस के लगा के चले गए, अगर हम वर्ल्ड बैंक के पास जाते, कहते कि देखिए जी हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट है 40,000 मेगावाट, अभी हमारी क्लीन एनर्जी है हाइडल की और न्यूक्लियर की मिला के, जिसको हम क्लीन एनर्जी कहते हैं, कि वो कोई कार्बन इमिशन नहीं कर रही है, ये हमारी है 10,000 मेगावाट। अगले सालों में हमें जो लगानी है, आप हमारी मदद करें। हम जो कार्बन के प्लांट्स की जगह हम हाइडल प्लांट्स लगाएंगे, हम ये करेंगे, ऐसे प्लांट्स लगाएंगे या विंड के लगाएंगे या सोलर के लगाएंगे, तो हम कार्बन का लोड कम करेंगे। जो हमारा पर पॉपुलेशन पर पर्सन हमें अलाउ है लोड, उससे भी हम कम पे जाएंगे। वर्ल्ड बैंक आपको कार्बन क्रेडिट देता है, आपको पैसे मिलते हैं इस चीज के। ये आपको पता है ये बात? कार्बन क्रेडिट ट्रेड होते हैं। भूटान के पास इतने ज्यादा कार्बन क्रेडिट हैं कि दुनिया के जो मुल्क, जो पॉल्यूटेड मुल्क हैं, उनसे कार्बन क्रेडिट खरीदते हैं, उनको कैश देते हैं, डॉलर दे के उनको वो क्रेडिट ले लेते हैं, क्योंकि भूटान की जितना उनको पर पॉपुलेशन पर पर्सन अलाउ है उससे उन्होंने कम रखा हुआ है।
तो वो उस लिमिट में रहते हुए पैसे दे के अपने कार्बन क्रेडिट बेच देते हैं। तो ये चीजें बहुत सारी हो सकती हैं। हमारे साथ 2 मसले हैं। एक, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो सिर्फ प्रॉफिट लेना जानता है, माहौल को बर्बाद करके। दूसरा जो हमारे साथ मसला ये है कि एज ए नेशन जो है, हमारी एथिकल वैल्यूज बहुत खराब हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज। आप स्कैंडिनेविया चले जाएं, आप यूरोप चले जाएं, अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वाला रोक लेगा, अगर आप उसको रिश्वत ऑफर करोगे, वो गाली है उसके लिए कि आपने उसको इतना घटिया समझा कि आप उसको $10 देके बचना निकल गए चारों। आपकी गलती आपकी है, लेकिन आपके यहाँ ये एक नॉर्म है। आपको रोकेगा, आप चालान देने के बजाय 200 रुपए देके निकल जाओगे। तो ये हमारे अंदर, हमारे खून के अंदर, हमारी जेनेटिक्स के अंदर ये चीज इनग्रेन हो चुकी है। अल्लाह करे कि इल्म की रोशनी फैले और लोग इस चीज को समझें और इसको हम आगे बढ़ाएं। यानी सिकंदर साहब, आपका आखिरी सवाल लेके, क्योंकि टाइम मेरे पास 3 मिनट रह गया है। हाँ सर, क्वेश्चन नहीं है ये, एहसन की बात को थोड़ा सा मैं प्रोसीड करूंगा। ये जो उन्होंने कहा था कि 80% जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस की हो कि उसको मेंटेन करें CO2 को, और 20% जो है ना गवर्नमेंट इदारे। सर मसला यही तो है ना कि हमारे पास जो है ना करप्शन ही तो गवर्नमेंट इदारे में है। यानी कि यूं समझने कि इस वक्त मैं अगर अपने सूबे की बात करूं, बलूचिस्तान में, तो हमारे पास एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर पूरे डिपार्टमेंट को मैं जानता हूं, मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं। आप यकीन करें सर कि यहाँ पर कोई आपको लगेगा नहीं कि ये एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का मेन प्योर बंदा है। कोई सिविल इंजीनियर है, कोई किसी और फील्ड में है, कोई और किसी फील्ड में, या किसी की सिफारिश या मिनिस्टर की सिफारिश से आया है। अब इनको जब इस चीज की अवेयरनेस ही नहीं होगी तो वो इन्वायरमेंट को कैसे मेंटेन करें? एक कंसर्न। दूसरा कंसर्न ये है कि वो इस पोस्ट को लेने के लिए जो पैसे देकर आया हुआ है उससे उसकी वसूली करनी है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर छोटा कोई एक्शन लेता है किसी इंडस्ट्री में तो उसका बड़ा वो पैसे लेके उसको खामोश करा देता है। ये कुछ इश्यूज सबसे बड़े हैं जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े जो है ना इम्पोर्टेंट है। इन चीजों की वजह से हम जो है ना आज हमारा एनवायरनमेंट तबाह है। अगर गवर्नमेंट इस बात पे तो मैंने स्ट्रिक्ट ऐसन एक्शन को ले कही ना कि भाई, तो बहुत सारी, अगर हमारे कोई अखलाकी मेयार होते तो हमें ये बात आज ना कर रहे होते ना मियाँ बैठ। तो सर फिर तो सर हम सबकी जो है ना एक ज़हनसाज़ी होनी चाहिए और हमें एथिक्स का दर्ज देना चाहिए। ये स्कूल और उसमें तो हम ऐसी किताबी वो पढ़ रहे हैं। भाई मैं आप कहेंगे तो मैं इस पे एथिक्स पे भी नहीं ऐसा भाई, मैं थोड़ा सा सर, नहीं भाई, इस तरह तो हल नहीं देखो होगा। टॉपिक अलग जा रहा है, नहीं मेरे सर, पास मैं इस 1 चीज को मिनट थोड़ा सा रह गया है। pursue करूंगा। मफरूजों वाली बात होगी। भाई मैं ये सर आपके इसी को साथ, प्रैक्टिकल ऐड करता हूं। इम्प्लीमेंट। देखो भाई ये मैं एथिक्स पे आपके साथ एक एहसन प्रेजेंटेशन भाई करूंगा। देखें, हम देखें, अभी टाइम खत्म हो गया भाई, ये खत्म हो रहा है। ये 1 मिनट रह गया है मेरे पास, मुझे खत्म करना है ये। इसके ऊपर मैं आपके साथ एथिक्स एंड मोरल्स पे एक प्रेजेंटेशन करूंगा आपके साथ, ठीक है? जी सर, मस्ट सर, यू शुड। थैंक यू सर, ये मेन चीज है सर। ओके।